अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़। अच्छा, चूंकि आप लोग कैफ में पुराने हैं, जब कैफ में नए नए बच्चे आते हैं तो पहली सारी क्लास में नसीहत में गुजार देता हूँ। तो अब पुराने हैं, चीते हो गए हैं, तेज हो गए हैं बहुत, तो अब पहली क्लास में मैं पढ़ाता हूँ। थोड़ी सी नसीहतें कर देता हूँ लेकिन फिर पढ़ाता हूँ। अच्छा, एक तसल्ली, चलो तसल्ली कह लें आप उसको। पहले ना ये FAR 1 पास ना हो तो FAR 2 की रिस्ट्रिक्शन थी। तो होता ये था कि रिजल्ट आता था तो बहुत सारे लोग FAR 1 में क्या होता था, भी हर 4 में से एक पास होता था तो 3 फेल हो जाते थे। तो पहले ही होता था कि FAR 1 के रिजल्ट के बाद ना ये हरी भरी क्लास जो है वो आधी रह जाती थी। तो अब रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आप आराम से FAR 2 कंटिन्यू कर सकते हैं, रिजल्ट के बाद भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो किसी का अगर FAR 1 ना भी पास हो तो FAR 2 कंटिन्यू कर सकता है। ये सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि शुरू से ही जरा दिल लगा के पढ़ना, क्योंकि पहले रिजल्ट से पहले लोग पढ़ते नहीं है कि पता नहीं कंटिन्यू करना है कि नहीं करना। तो अब रिस्ट्रिक्शन का मसला नहीं है। FAR 1 का पेपर मुनासिब था, कॉस्ट का बहुत मुश्किल था, इसमें कोई शक नहीं है। और पहला सेक्शन तो बहुत ही मुश्किल था। एक सवाल तो मुझे बहुत घंटे लगाने के बाद भी समझ नहीं आई क्या करना है? नहीं, पहला वाला तो आसान था, दूसरा वाला तो हाँ जी, नहीं ROL का रास्ता था ही नहीं उसमें। लेकिन अगर किसी ने हिम्मत की होती और सेक्शन बी पे चला गया होता तो सेक्शन बी वेरिएंस ये पास करवाने वाले सवाल थे। सेक्शन बी के तीनों और वेरिएंस वाला सवाल ये आसान थे। तो अगर कोई शुरू में देख के घबरा के उठ गया होगा तो रह गया होगा। और FAR 1 का पेपर मैं अभी तक नहीं देख सका, लेकिन सुना यही था कि मुनासिब था। हाँ, और कौन सा दिया होता है आप लोगों ने? लॉ, टैक्स। हाँ, वो कैसा था? और रिजल्ट किस दिन है? 27 अक्टूबर। अच्छा, चलें एक दो छोटी छोटी नसीहतें सुन लें, उसके बाद फिर थोड़ी सी पढ़ाई शुरू कराता हूं। आपके ना अभी पेपर से पहले जब वो एक तो आई क्या हर दफा पेपर से पहले ही कोई ना कोई स्कीम लॉन्च करता है, बच्चे पेपर छोड़ के तो डिस्कशन शुरू कर देते हैं। अभी आपके पेपर से पहले CFAP के हवाले से ना कुछ ऑप्शंस पब्लिक हुई कि सिर्फ पेपर दे दें, आर्टिकल्स ना करें। सुनने में आया होगा। यानी एक ऑप्शन ये है, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं याद है लेकिन रफ सी ये है कि आप कैफ ही की तरह पढ़ाई कंटिन्यू रखें और CFAP के 4 पेपर पास कर लें, उसके बाद आर्टिकल्स ढूंढने शुरू करें। फिर एक ऑप्शन ये है कि आप आर्टिकल्स में जाएं, पढ़ाई भूल जाएं, सिर्फ आर्टिकल्स करें, उसके बाद 2.5 साल बाद जाके पढ़ाई की फिक्र करना, अनइंटरप्टेड आर्टिकल्स करें। और तीसरी मेरे ख्याल में रेगुलर ऑप्शन है। तो बताने का मकसद ये है कि अभी इस वक्त ना आपके ये कैफ खत्म होने तक बहुत डिफरेंट ओपिनियंस ग्रुप्स में भी चल रहे होंगे और डिस्कशंस चल रही होंगी कि कैफ के बाद CFAP कंटिन्यू करना चाहिए, 4 पेपर के नहीं करना चाहिए। वैसे तो मेरे ख्याल में करना चाहिए, लेकिन फॉर्म्स के हवाले से काफी डिस्कशन चल रही होंगी। तो सबसे पहली नसीहत आपको यह है कि आपके लिए ना इस वक्त अगली डिस्कशन ठीक है, हिस्सा बन जाए तो बन जाए, लेकिन उस स्टेज तक पहुंचना ज्यादा जरूरी है पहले। यानी आपका कैफ पास करना जरूरी है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उस बहस में जो अभी एप्लीकेबल ही नहीं है, अभी रेलेवेंट ही नहीं है, उस बहस में पढ़ के ना अपनी पढ़ाई का टाइम जाया करते हैं। तो भाई जो भी होगा कैफ पास करने के बाद ही होगा। तो आप में से कुछ लोगों की ये क्वालिफाइंग अटेम्प्ट भी होगी इस दफा वाली, कुछ लोगों के लिए शायद,
कुछ की तो होगी, हाँ होगी ना कुछ की, आखिरी 2-3 पेपर रहते होंगे तो कुछ की क्वालिफाइंग अटेम्प्ट होगी। तो ढंग से पेपर दे दें, उसके बाद फिर जरूर तब तक कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स हो गई होंगी, कुछ शक्लें क्लियर हो गई होंगी, फिर जरूर मशवरे कर लेना। लेकिन अभी पहला फोकस आपकी ये कैफ की पढ़ाई पूरी करने में होना चाहिए। दूसरी नसीहत खास तौर पे ये रिकॉर्डिंग वालों के लिए, ये मैंने क्योंकि कल ही मेरे पास एक मैसेज आया कि उन इन टीचर्स के लेक्चर अवेलेबल और इतने इतने चंद पैसों में, तो फिर वो वॉइस मैसेज भी कि नहीं हम बिल्कुल रिकॉर्ड करते हैं और यानी क्वालिटी इंश्योर करा रहा है वो बंदा। तो ये जो लोग चोरी के लेक्चर्स देख रहे होते ये लिटरली चोरी के हैं, और ये मैंने क़यामत के दिन पकड़ लेना अल्लाह के सामने। तो देखें आप लेक्चर, शाबाश शाबाश, देखें चोरी के लेक्चर देखें आप, शाबाश, फिर क़यामत के दिन मिलेंगे इंशाल्लाह। तो ये जितने आपको रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं ना बेटे, जो आपको कोई सस्ते में ये टीचर्स के लेक्चर बेच रहा है, और कई ऐसे भी होते हैं जो मुझे बाद में मिलते हैं, सर वो 2000 रुपए में खरीदे थे, वो फिर बंदा भाग गया, वो बाकी लेक्चर भी नहीं दे रहा, फिर वो फ्रॉड होके उसको बुरा वाला कह रहे होते हैं फ्रॉड कर गया हमारे साथ। तो ये चोरी की चीजें जब आप यूज करेंगे ना तो उसमें खैरें तो नहीं निकलेंगी। तो ये रिकॉर्डिंग वाले बच्चों को खास तौर पे, बहुत सारे बच्चे हैं जिनके कोई जेन्युइन इश्यूज होते हैं, वाकई जेन्युइन इश्यूज, वो कहीं ना कहीं लोगों से राब्ता करते हैं, मसले हल हो जाते हैं, लेकिन जो चोरी के लेक्चर्स ना इनमें खैरें नहीं होती। तो ये तो रिकॉर्डिंग वालों के लिए बात थी। आप जो लोग सामने बैठे हैं, अच्छा जिन्होंने FAR 1 मुझसे नहीं पढ़ा हुआ, ये जो भी हाथ उठाए थे, शक्लें तो देखी हुई लग रही हैं यार, कॉस्ट पड़ी होगी। अच्छा अच्छा अच्छा, कॉस्ट पड़ी थी, सही है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने FAR 1 इससे पहले पढ़ा हुआ, यानी लास्ट टाइम नहीं, पिछले से पहले पुराना पढ़ा हुआ FAR 1? अच्छा चलें, खैर मैं चीजें पूरी पूरी ही बताऊंगा। अच्छा कुछ रिकैप भी दूंगा, ठीक है। और FAR 2 नहीं, ऐसे शर्मिंदा हो जाएंगे, नहीं पूछता कि FAR 2 लास्ट टाइम ड्रॉप किसने किया था, नहीं नहीं है कुछ पुरानी शक्लें हैं मुझे नजर आ रही हैं, कोई बात नहीं। आप लोगों को शायद कुछ टॉपिक पसंद रहे होंगे FAR 1 के, तो आपकी भरपूर फरमाइश पे ICAP ने आपको ना FAR 1 के 2 टॉपिक्स दोबारा तोहफे में दिए हैं। एक रेशोज और एक EPS IS-33। तो ये आप लोगों को दोबारा मिल गया है। और अब जो आपसे अगली नस्ल FAR 1 पढ़ रही होगी, तो 2-3 टॉपिक ना इधर उधर हुए हैं। यहां से IS-38, ये मैं पुराने लोगों को बता रहा हूं, ये पुराने लोगों को बता रहा हूं। आप नए लोग जो अभी FAR 2 पढ़ रहे हैं, आपको इससे क्या लगे, क्या थे? तो ये जो है ना, ये चले गए FAR 1 में, ये पहले FAR 2 में होते थे। और EPS यानी IS-33 और रेशोज वो FAR 2 में आ गए। पहले FAR 1 में होते थे, ये FAR 2 में आ गए। नहीं सेम है, नहीं वो ज्यादा पुराने लोग में ना EPS भूल गए होंगे। नहीं, EPS आपको 0 से ही पढ़ाऊंगा और रेशोज एक लेक्चर में करा दूंगा। और आपको ना ये मुझे पढ़ाना पड़ेगा, ये मुझे पढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा पढ़ाऊंगा क्योंकि इसका इस्तेमाल होता है सवालों में FAR 2 के। तो IS-38 थोड़ा सा पढ़ाना पड़ेगा। IS-41 में गाय भैंसें होती थी और काके भी होते थे इनके, उनकी भी हम फेयर वैल्यू लगाते, छोटे छोटे से काके ना डेबिट करते थे हम, तो वो फेयर वैल्यू भी निकालते थे उनकी। हाँ सच्ची, दूध भी डेबिट होता था। तो ये IS-41 था, ये अब आप दुनिया से ये पढ़े बगैर चले जाएंगे।
क्योंकि ये FAR 2 ये CFA 1 में भी नहीं है, ये CFA 1 में भी नहीं है, FAR 2 में होता था, और आप जैसे ही FAR 2 में आए तो FAR 1 को निकल गया। तो IS-41 आप दुनिया से चले जाएंगे बगैर पढ़े, खुद पढ़ना हो तो पढ़ लेना। ये बड़ा प्यारा सा IS होता था, जानवर थे इसमें, खरीदते थे बेचते थे, फिर जानवर मर जाते थे फिर, तो ये चला गया FAR 1 में। ये नहीं है जरूरत पढ़ने की, लेकिन IS-38 मुझे पढ़ाना पड़ेगा। तो ये वो तो खैर आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट जानना नहीं है, ये बात आपके लिए है कि आपको ये FAR 1 से ये चीजें दोबारा FAR 2 में पढ़ाई जाएंगी। अच्छा, पढ़ाने का तरीका मेरा, जो लोग पहले पढ़े हुए हैं, बल्कि सारे ही पढ़े हुए हैं, तो मैं तो लेक्चर नोट्स बनवाता हूं, और अभी भी यही करूंगा। आपको चीजें ना जो बोर्ड पे लिख के दे रहा हूँ, जो जबानी बता रहा हूँ, कोशिश पूरी होगी कि स्ट्रक्चर्ड लेक्चर नोट्स हों, और प्रैक्टिस के लिए वही पैक की बुक से क्वेश्चंस करा रहा हूँ। तो तरीका वही है, जो लेक्चर नोट्स बनवाना, खुद अपने जबानी सवाल बना के करवाना, और पास पेपर्स के लिए पैक की बुक। तो FAR 2 में भी ऐसे ही चलेंगे। कुछ टॉपिक्स जिनका FAR 2 में थोड़ा बहुत इस्तेमाल है, वो सिर्फ ऐसी दिल की तसल्ली के लिए, ये अगले आज और कल में ना छोटा छोटा सा रीकैप दूंगा, तो वो जरा थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाएगा। वैसे तो थोड़ा सा बताने से कौन सा वापस याद आ जाएगा, लेकिन खैर रस्मन सही। तो अब मेरा तरीकाकार ये होगा कि मैं आपको पहले, यानी आज और कल, आज का कुछ टाइम, आज तो मैं ख्याल था मैं तो लेट भी आया था कि अभी बाहर लाइन लगी होगी, वो अटेंडेंस चेक कर रहा होगा, तो मैं आया तो आप लोग सेट होके बैठे हुए अंदर, तो हैं नहीं कोई टाइम नहीं लगा क्या? अच्छा, नहीं लास्ट टाइम जब भी मैंने देखा पहली क्लास में तो बाहर लाइन लगी होती है, फिर अंदर आ रहे होते हैं एक करके। वो को बच्चा कह रहा था जी नहीं सुबह सुबह क्लास रख ली है, तो नहीं यार, तो क्योंकि किसी भी टाइम क्लास रखे तो किसी ना किसी का तो क्लैश आ ही रहा होता है, तो इसलिए कोशिश करें कि 7:15 पहुंचे। मैं तो टाइम पे आ ही जाता हूँ, तो आप लोग 7:15 ही आए, क्योंकि सिलेबस वैसे तो इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा, एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत नहीं पड़ेगी, उम्मीद तो पूरी है, लेकिन फिर भी कुछ ऊपर नीचे हो ही जाता है, तो 1.5 घंटे इंश्योर करें कि हम पढ़ लें। नहीं संडे नहीं, संडे कहाँ लगाता हूँ मैं। हाँ, तो आपका जो स्टडी मटेरियल है वो वही जैसे पहले करते हैं हम, लेक्चर नोट्स हैं और पैक की बुक है, जो कि अभी नहीं है अवेलेबल, अभी प्रिंटिंग के लिए गई हुई है शायद। भाई यही है स्टडी मटेरियल, यही लेक्चर नोट्स हैं, और प्रैक्टिस के लिए पैक की बुक है। जो मैं खुद अपने सवाल बना के करा रहा हूँ वो तो है ही है, लेकिन उसके अलावा पैक की बुक है। नूर ये भी चेंज करने हैं यार, ये शायद ये मंगवा लीजिएगा।
अच्छा, अब ना मैं FAR 1 के कुछ टॉपिक्स, वो जो स्टैंडर्ड्स थे, उनका बस एक खुलासा सा रिकैप देता हूं, और नोट इसलिए कर लीजिएगा ताकि आपको भी पता हो कि हमने ये रिवाइज किए हुए, वरना जबानी सुन के गुजार देंगे तो आपको फिर याद ही नहीं रहना। और अगर किसी टॉपिक, जैसे अगर मैं IS 23 का एक छोटा सा रिकैप देता हूं, तो उसमें अगर कोई इस में गहरा सवाल पूछना चाह रहा है तो वो फिर अपने FAR 1 के नोट्स देखे। यानी मेरा इस वक्त सिर्फ एक बिल्कुल थोड़ा सा रिवाइज कराने का इरादा है, गहराई में नहीं उतारा, सिर्फ उतना बताऊंगा जितना FAR 2 के सवालों में टेस्ट हो सकता है। अच्छा, ये सिर्फ ये नहीं कि आप पहले दिन आए हैं तो कोई चाय पी के जाना, ये FAR 1 रिवाइज करके जाना, इसलिए नहीं करा रहा। ये FAR 2 के सवालों में टेस्ट होता है, इसलिए बता रहा हूं। कौन से शुरू करें बताएं? चलो IS 36। FAR 1 के टॉपिक्स की बिल्कुल थोड़ी सी रिवीजन। अच्छा, FAR 2 के हवाले से कोई सवाल है बेटा तो आप पूछ लें। मेरा जाती ख्याल ये है कि ये, वालेकुम अस्सलाम, FAR 1 से ज्यादा मजे का लगता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि एक तो अकाउंटिंग आ गई होती है और कुछ टॉपिक इसमें अच्छे कॉन्सेप्चुअल भी हैं, तो जनरली ये FAR 1 से ज्यादा बेहतर रहता है। आपने FAR 2 के हवाले से अगर कोई सवाल किसी का है पूछने वाला तो बताएं, फिर मैं ये पढ़ाना शुरू करूं। कोई सवाल, कोई परेशानी, कोई कंफ्यूजन, कोई तकलीफ है? क्या हुआ? हाँ, कुछ टॉपिक से सवाल बहुत सारे कराऊंगा, बहुत सारे। IS 36, इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है? एसेट को अपनी औकात से बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताना। ये IS अप्लाई होता है मेनली, आपके पढ़े हुए टॉपिक्स की बात करूं अगर, तो PPE पे अप्लाई होता है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, कॉस्ट मॉडल वाला इस पे अप्लाई होता है, और इनटेंजेबल एसेट्स पे अप्लाई होता है। ये इनटेंजेबल एसेट्स पहले FAR 2 का टॉपिक था, अब ये FAR 1 में शिफ्ट हो गया, लेकिन जितना दूसरे टॉपिक्स के सवालों में ही आता है ना, उतना मैं आपको ये रिकैप में कल फारिग कर दूंगा।
तो परसों तरसों ये IS-38 कराऊंगा। ये FAR 1 में चला गया अब, लेकिन जितना इसका दूसरे टॉपिक्स में टेस्ट होता है उतना मैं आपको कराऊंगा FAR 2 में, इंटेंजिबल एसेट्स। और आपके पढ़े हुए से अगर रिलेटेड बात करूं तो डेटर्स और FAR 2 में ही आगे चल के पढ़ाऊंगा। वैसे तो डेटर्स हो गए वो, लेकिन FAR 2 में ही पढ़ाऊंगा आगे चल के फाइनेंशियल एसेट्स। डेटर भी फाइनेंशियल एसेट ही होता है, लेकिन मैं स्पेसिफिकली ये नाम इसलिए लिखा है कि FAR 2 में हमने पढ़ना है ये अलग से। इन्वेंट्री पे अप्लाई नहीं होता, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे अप्लाई नहीं होता। कौन सी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी? फेयर वैल्यू मॉडल। और इसमें होता क्या है, ऑब्जेक्टिव ये है कि कैरिंग अमाउंट शुड नॉट एक्सीड इट्स रिकवरेबल अमाउंट। ये ऑब्जेक्टिव है इसका बस, यानी एसेट अपनी औकात से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। और अगर कैरिंग अमाउंट ज्यादा है रिकवरेबल अमाउंट से तो फिर इंपेयरमेंट लॉस है, फिर एसेट इंपेयर्ड है और फिर हमें इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और इंपेयरमेंट लॉस को कैसे डेबिट क्रेडिट करें? अगर एसेट कॉस्ट मॉडल पे है और अगर रीवैल्यूएशन मॉडल पे है। अगर कॉस्ट मॉडल पे है तो एक्सपेंस बन जाएगा। इसको आप P&L भी कह सकते हैं, इंपेयरमेंट लॉस के वर्ड की बजाय P&L लिख दें तो भी बहुत है, और क्रेडिट हो जाएगा एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस। और अगर रिवैल्यूएशन मॉडल पे है तो पहला नंबर रिवैल्यूएशन सरप्लस का और दूसरा नंबर P&L का और एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट।
और रिकवरेबल अमाउंट निकालते कैसे हैं? हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज। और वैल्यू इन यूज कैसे निकालते हैं? नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। और सवाल में FAR 2 में तो उम्मीद नहीं है कि ऐसा उलझाए वो, लेकिन फिर भी एहतियातन एट अ प्री टैक्स रेट। और कॉस्ट टू सेल क्या होती है? इंक्रीमेंटल सेलिंग कॉस्ट। IS36 का इतना बहुत है FAR 2 के लिए। वैसे तो अभी अभी सब तैयार करके पेपर दे के आए हैं, लेकिन पुराने लोग भी बैठे हुए हैं जिन्होंने एक से ज्यादा टाइम पहले FAR 1 पढ़ा हुआ है। तो इससे रिलेटेड या IS36 से रिलेटेड कोई पुरानी कंफ्यूजन वाली बात पूछनी है तो बता दें, जिन्होंने FAR 1 पहले का पढ़ा हुआ। IS40।
कोर्स प्लान आपको को 3-4 दिन बाद दूंगा, जरा तादाद स्टेबल हो जाए तो फिर कोर्स प्लान दे दूंगा कि मिड टर्म कब है और कौन से टॉपिक की तरतीब से चलेंगे। और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कौन कौन से एसेट्स आ रहे होते हैं? लैंड और बिल्डिंग। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मतलब है लैंड और बिल्डिंग। जो कि हमारे पास हैं फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन, यानी पैसा हमने उनमें लगाया ही इसलिए कि उसकी वैल्यू बढ़ेगी। और रेंटल, ये होती है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कॉस्ट मॉडल और फेयर वैल्यू मॉडल। कॉस्ट मॉडल सेम IS 16 जैसा, और फेयर वैल्यू मॉडल में क्या होता है, हर ईयर एंड पे, अकाउंटिंग ईयर एंड के ऊपर फेयर वैल्यू पे अपडेट होती है। गेन लॉस P&L में जाता है। और डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होती। IS 40 FAR 2 के लिए बहुत है इतना।
बता दूं? FR1 का याद क्या है? क्या क्या पढ़ा भाई हमने? IS 16, IS 40, IS 20, IS 33 तो अब FR2 में भी है ना? कैश फ्लो IS 8 और नहीं IS यही है ना? IS 1 अच्छा, तो ये भी हो गया और ये भी हो गया। IS 8 नहीं, कैश फ्लो नहीं है। ट्वेंटी, चलो जी 20। इसमें गवर्नमेंट की जो ग्रांट है वो है ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेस और फ्रॉम गवर्नमेंट, और जरूरी है कि ये स्पेसिफिक टू एंटिटी होने चाहिए। ये होती है ग्रांट। और ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स, इसके दो तरीके थे अकाउंटिंग करने के, एक पहला तरीका और एक दूसरा तरीका। इसमें हमने ग्रांट को एसेट में से ही लेस कर देते हैं, और डेप्रिसिएशन चार्ज होती है रिड्यूस्ड अमाउंट पे। फ्रॉम, ये ग्रांट कौन लिख गया अभी? ये क्या है? फ्रॉम एसेट। और मेथड 2 में क्या होता है कि एसेट फुल अलग रहता है और ग्रांट हमारे लिए डेफर्ड इनकम बन जाती है।
यानी लायबिलिटी बन जाती है। और अगर ग्रांट रिलेटेड टू इनकम है, या तो हमारी हालत देख के है, पास्ट की किसी वजह से, या फ्यूचर सपोर्ट के लिए। अगर पास्ट के लिए है तो फॉरेन इनकम बना लेते हैं। और अगर फ्यूचर सपोर्ट के लिए है तो ग्रांट हमारी डेफर्ड इनकम बन जाएगी। और इन दोनों के लिए कॉन्सेप्ट यह है कि जब जब जैसे जैसे खर्चा एक्सपेंस बनेगा, उसी से मैच करते हुए ग्रांट इनकम बनेगी इन दोनों में, यानी इसके मेथड 2 में। और अगर ग्रांट रिलेटेड टू इनकम है फ्यूचर के लिए, तो इन दोनों में कॉन्सेप्ट यह है कि ग्रांट इनकम ने मैच करना है रिलेटेड एक्सपेंस से। इसमें भी डेप्रिसिएशन से मैच कराना होता है और इसमें रिलेटेड एक्सपेंस से मैच कराना होता है। कॉन्सेप्ट ये है।
हाँ जी, ये भी नोटेड। चलें, इससे ज्यादा पढ़ने की आप पहले दिन उम्मीद ना लेके आते हैं, ना आप हजम कर पाते हैं, तो ठीक है, इसको यहीं छोड़ता हूं और एक छोटी सी और नसीहत के साथ क्लास एंड करता हूं। आप जो यहाँ मौजूद हैं, फीस दी है ऑब्वियसली तभी बैठे होते हैं, या चलो कुछ दिन में दे देंगे फीस। ये जो अभी सैलाब की वजह से काफी तबाहकारियां हैं, काफी लोगों के नुकसान भी हैं, काफी उन लोगों के जुड़े हुए रोजगार के नुकसान भी हैं। तो आप के पेरेंट्स या अगर कोई और भाई या चचा ताया सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो अगर आपकी पढ़ाई में कमी नहीं आई है तो ये बड़ी बात है। ये आपके पेरेंट्स को जो मुश्किल पहुंची होगी, उन्होंने आप तक ट्रांसफर नहीं होने दी। ये बड़ी अल्लाह की आपके लिए, आप यहां बैठे हुए लोगों के लिए ब्लेसिंग है। और आपके जो पेरेंट्स या भाई चचा ताया जो भी सपोर्ट कर रहे हैं आपको, क्योंकि अफेक्ट तो बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे लोग अफेक्ट हुए हैं। आप में से जिन लोगों का कहीं गांव वगैरह से ताल्लुक है और वो सारे इस पट्टी में अगर फॉल कर रहे थे जहां जहां सैलाब इफेक्ट हुआ है, तो आप लोग यकीनन इफेक्ट हुए हैं। और आपके पेरेंट्स ने अगर आप वो तकलीफ आप तक शिफ्ट नहीं होने दी, तो आपको उनका बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए। आप लोग जहां अभी क्लासेस में हैं ना, मतलब आप पढ़ाई में हैं, बेटे हर बच्चा किसी ना किसी मसले का शिकार होता है। यानी हर बच्चे के घर में कोई ना कोई मसला होता है। किसी की कोई पैसों की प्रॉब्लम्स होंगी, किसी के कोई रिश्ते घरों के अंदर मैनेज नहीं हो रहे होंगे, कोई माँ बाप के क्लैशेस हो सकते हैं, कोई बहन भाइयों के मसले होते हैं, कोई कंबाइंड फैमिली में रह रहा होता है उसके मसले होते हैं। तो मसले तो हर एक के हर घर में होते हैं। अगर आप खासतौर पे जो हॉस्टल वाले बच्चे हैं, जो अपने दोस्तों से जो चीजें शेयर कर रहे होते हैं, तो आप जब अपने दोस्तों की लाइफ देखते हैं ना, तो आपको लगता है कि वो ज्यादा बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। असल मुश्किलें तो हमारी जिंदगी में, उनको क्या पता जिंदगी के मसले क्या होते हैं। हर एक की जिंदगी में मसले हैं, हर एक को इश्यूज हैं। जो अल्लाह ने आपको दिया है ना, उस पे शुक्र करके, उसको इस्तेमाल करके अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। क्योंकि खास तौर पे अभी ये जो सैलाब के नुकसान आते हैं, उसके बावजूद अगर आपके पेरेंट्स ने आपकी पढ़ाई में तकलीफें ट्रांसफर नहीं की हैं, तो उनके एक तो बहुत शुक्रगुजार हो अपने वालिदैन के, और अपने जो पढ़ाई के लिए आप जो भी कोशिश कर रहे हैं उस कोशिश को बढ़ाएं। क्योंकि अगर वो आपको फिर भी यहां पर भेज रहे हैं ना, तो वो सारी मेहनत इसलिए कि आप पढ़ के कुछ पेपर पास कर लें। तो दूसरों की आसानियां देखेंगे और अपनी मुश्किलें देखेंगे तो डीमोटिवेटेड रहेंगे। जब अपनी मुश्किलें देखते हैं ना, तो लगता है कि दूसरा बहुत आसानी जिंदगी गुजार रहा है, मैं ही मुश्किल में हूं, तो उससे फिर डीमोटिवेशन होती है। जो है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। अपने वालिदैन का खास दोबारा शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुश्किलें आप तक नहीं ट्रांसफर की हैं, और फिर भी आप पढ़ाई कंटिन्यू किए हुए हैं। बड़े बड़े मसले हुए हैं लोगों के, घर के घर बह गए, पता नहीं क्या क्या खत्म हो गया लोगों का, फिर भी आपके पेरेंट्स अगर आपको यहां भेजने के काबिल हैं,
तो उनकी बहुत बड़ी शुक्रगुजारी दिल में होनी चाहिए। तो इसलिए बेटे दूसरों की आसानियां देखकर अपनी मुश्किल नहीं देखते, जो है आपके पास उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। और आपकी इस वक्त जो टॉप प्रायोरिटी है ना, वो पढ़ाई पूरी करना है। चलें जी, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे। ठीक है, अल्लाह हाफिज।